Welcome to Uncurtailed, a program dedicated to daily current affair. डेट है आज की 4 तारीख और नवंबर 4 और इसमें हम लोग देखेंगे 4 नवंबर में जो भी करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं। पहला टॉपिक ये है कि एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी है, बायोटेक कंपनी है ये, जिसका नाम है भारत बायोटेक। इसने हैदराबाद की जिनोम वैली में एक न्यूसेलियोन थेराप्यूटिक्स नाम से एक CRDMO कंपनी स्थापित की है। इसी कंपनी की आर्म है, भारत बायोटेक की कंपनी की आर्म है न्यूसेलियोन थेराप्यूटिक्स। CRDMO कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसकी स्थापना की है। तो भारत बायोटेक के CRDMO का नाम है न्यूसेलियोन थेराप्यूटिक्स। इसका उद्देश्य ये है कि ये सेल एंड जीन थेरेपी के इससे जुड़े दवाइयों और उसे टीकों के विकास के लिए ये इस पे काम करेंगे। फोकस ऑन सेल एंड जीन थेरेपी, इससे जुड़े दवाइयों और टीकों के विकास के लिए जो इससे जुड़े रोग होते हैं, इससे इनके विकास और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। तो भारत बायोटेक का न्यूसेलियन थेराप्यूटिक्स एक CRDMO आर्म है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। CRDMO provides integrated services to pharmaceutical companies and biotechnology companies। मतलब कि दवाई जो भी बनाती है कंपनी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो भी कंपनी प्रमोट करती है, उसको CRDMO एक साथ ला देगा। और भारत बायोटेक का जो CRDMO है उसका नाम है न्यूसेलियन थेराप्यूटिक्स। ये कैंसर के वैक्सीन के विकास में, ऑटो इम्यून जो भी डिजीज होते हैं उनके विकास में, उनके लिए दवाइयों के निर्माण में या वैक्सीन के निर्माण में, रेयर जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उन पर शोध के लिए, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए ये महत्वपूर्ण सेंटर का काम करेगा। तो भारत बायोटेक के जो उसका CRDMO का आर्म का नाम है न्यूसेलियन थेराप्यूटिक्स और इसकी स्थापना जीनोम वैली हैदराबाद में हुई है। जीनोम वैली हैदराबाद में ये मतलब प्राइवेट कंपनी है, तो भारत बायोटेक के बारे में उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये जीन और डेवलपमेंट के विकास में ये पूछा जा सकता है कि इस कंपनी ने CRDMO की स्थापना की। मेंस में भी इसके कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो तीसरा यूथ गेम्स हुआ था, एशियन यूथ गेम्स, अ, उसके लिए अवार्ड या मनी प्राइज की घोषणा किया है इंडियन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। तो अब ये क्योंकि बहरीन में हुआ था, तो अभी तक इंडिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। बहरीन में हुआ था इंडिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन, तो इसमें इंडिया ने 6th रैंक हासिल किया था, 6th रैंक, और 48 मेडल्स 48 मेडल्स इसमें इंडिया ने जीता था। 48 मेडल्स। ये हुआ है बहरीन में। 38 एशियन यूथ गेम्स बहरीन में, इसमें 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज। कॉन्टेक्स्ट यही था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इनाम राशि घोषित किया है। आखिरी बार ये जो हुआ था इंडियन यूथ मतलब एशियन यूथ गेम्स 2013 में हुआ था, और उसके बाद 2017 और 21 में कैंसिल हो गया था। पहला रैंक जो है चाइना की है, सेकेंड रैंक में उज्बेकिस्तान के, इंडिया ने छठा रैंक हासिल किया था। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था इंडिया है अब तक का। तो थर्ड एशियन गेम्स रिकॉर्ड मेडल जीता है इंडिया ने, और इसी कारण बहरीन में हुआ था, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसमें इनामी राशि की घोषणा किया था। दूसरा जो चरण है SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, दूसरा चरण शुरू हो गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का। अब इसमें 9 स्टेट्स और 3 यूटीज शामिल होंगे, 9 स्टेट्स और 3 यूटीज। और फाइनल सूची जो प्रकाशित होगी 7 फरवरी 2026 को। बिहार में पहला स्टेज हुआ था, फर्स्ट स्टेज वाज हेल्ड इन बिहार।
काफ़ी इस पे मतलब बवाल भी हुआ था। अभी इस पे भी विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं या हो रहे हैं बंगाल में खास तौर पे। तो फाइनल सूची इसकी 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे जो पात्र मतदाता हैं उनको शामिल किया जाए, और जो अपात्र मतदाता है या जिनको वोट देने का राइट नहीं है या मतलब अवैध प्रवासी हैं उनको कैसे हटाया जाए। तो इसका उद्देश्य यही है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है आर्टिकल 324 के तहत उसी उसी के अधिकार को प्रयोग करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR करवा रहा है। तो बूथ लेवल के अधिकारी इसमें जांच करते हैं कई डॉक्यूमेंट्स की, बेसिकली बर्थ प्लेस चेक करते हैं। उसी के आधार पर ये उनको इलेक्टोरल रोल्स में संशोधन करते हैं। तो पात्र नागरिक किसी भी स्थिति में न छूटे, और जो ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी हैं, म्यांमार से आए हुए हैं या जिनको वोट देने का राइट्स नहीं है, वो किसी भी स्थिति में इलेक्टोरल रोल्स में शामिल ना हो। तो ये SIR का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का उद्देश्य है। अभी तूफान मेलिसा जो हरिकेन आया था यहाँ पे कैरिबियन देशों में, तो वहाँ पे क्यूबा और जमैका को भारत ने 40 टन की मानवीय सहायता भेजी है। 40 टन की मानवीय सहायता भेजी है क्यूबा और जमैका में। और क्यूबा लार्जेस्ट कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन आइलैंड कंट्री है क्यूबा सबसे बड़ा। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी है हिस्पिनियोला है। हिस्पिनियोला हिस्पानियोला जो दूसरी आइलैंड कंट्री का नाम है जो सबसे बड़ी है। और थर्ड है जमैका। ये करीबन सी की सबसे बड़ी कंट्रीज है ये। जमैका की जो राजधानी है वो किंगस्टन है। और क्यूबा के जानते हैं आप हवाना। तो मेलिसा जो वहाँ पे हरिकेन आया था उसके कारण वहाँ एक तरीके से हरिकेन ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होते हैं, और उन क्षेत्रों में मतलब जो गल्फ ऑफ मैक्सिको या कैरिबियन सी में इनको बोला जाता है हरिकेन। तो मेलिसा के कारण जो वहाँ पे तबाही हुई है उसी को देखते हुए भारत ने मानवीय सहायता के तहत 40 टन सामग्री भेजी है। युकाटन जो जलडमरू मध्य है वो जोड़ता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को और कैरिबियन सी को। युकाटन जलडमरू मध्य जलडमरू मध्य कनेक्ट जोड़ता है कैरिबियन सी को और गल्फ ऑफ मैक्सिको को। इसी तरह मैगलन जो कनेक्ट करता है मैगलन स्ट्रेटा या मैगलन जलडमरू मध्य वो जोड़ता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। एक जगह और भारत सरकार ने मानवीय सहायता भेजी है, इसका नाम है तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते में रेबीज का आउटब्रेक हुआ है और ये इंसानों में पाया जा रहा है रेबीज। ये मार्च 2023 से ही चला रहा है तिमोर लिस्ते। इस तरह की घटना तिमोर लिस्ते में अभी ये 11वां कंट्री बना है, आसियान का 11वां मेंबर कंट्री। कैपिटल दिल्ली है इसकी। 11वां मेंबर कंट्री ऑफ आसियान। और भारत ने भेजी है 10,000 खुराक रेबीज के टीके की। और इसके अलावा 2000 रेबीज इम्यूनो ग्लोबुलिन की इसकी खुराक भेजी है तिमोर लिस्ते में। तिमोर से यही है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट यहाँ पे स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे तिमोर सी है। और तिमोर जहाँ पे ईस्ट तिमोर और वेस्ट तिमोर दो भाग हैं यहाँ पे। ईस्ट तिमोर की हम बात कर रहे हैं, वेस्ट तिमोर इंडोनेशिया का भाग है। जैसे ये तिमोर आइलैंड है तो ये ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर। और ये वेस्ट जो तिमोर है इंडोनेशिया का भाग है। जो एक अथॉरिटी है जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ये अथॉरिटी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA APEDA ये अथॉरिटी है। इसको
इसने क्या किया है कि एपिडा ने छत्तीसगढ़ से कोस्टारिका के लिए, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कोस्टारिका, वो न्यूट्रिशन मिशन के तहत, मतलब पोषण मिशन के तहत विटामिन और न्यूट्रिशन से युक्त फोर्टिफाइड चावल भेजा है कोस्टारिका में यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कोस्टारिका में भेजा है एपीडा ने फोर्टिफाइड चावल, APEDA। इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये स्टेचुटरी बॉडी है। 1986 के, मतलब वैधानिक निकाय है, 1986 के एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी एपीडा की, और ये अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के तहत ये काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक 30 करोड़ टन का इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 30 करोड़ इस्पात उत्पादन का लक्ष्य, और 2047 तक 50 करोड़ इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और ये लक्ष्य जिसे CII एक समिट हुआ था, CII अभी दिल्ली में 4 नवंबर को ही, तो उसमें कही गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये भारतीय उद्योग संघ का भारतीय उद्योग संघ का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे है इसके बारे में, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है इंडियन इंडस्ट्रीज का। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, CII 1895 में बना था ये, 1895 में 1895 में बना था CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये भारत में उद्योगों के विकास के लिए पॉलिसी एडवोकेसी करता है, कैसे उद्योगों के अनुकूल या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुकूल पॉलिसी का निर्माण हो, इसको प्रमोट करता है। ये रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड है। तो 130 साल पुराना ये बॉडी है, 130 ईयर्स। देखो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। अभी एक न्यूज आई है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसने आंध्र प्रदेश के जो रेड सैंडर्स हैं, रेड सैंडर्स फार्मर्स हैं, या तो रेड सैंडल कहिए, रेड सैंडलवुड कहिए, लाल चंदन की लकड़ी, या तो रेड सैंडल भी बोलते हैं इसको, रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड। तो NBA ने, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने आंध्र प्रदेश के रेड सैंडर्स फार्मर को 3 करोड़ रुपए देने के घोषणा किया है, 3 करोड़ रुपए। यहाँ पे रेड सैंडल एक प्रकार का, रेड सैंडलवुड एक प्रकार का इंडेमिक है। इंडेमिक इंडिया में ही, मतलब इंडिजिनस है। इंडेमिक मतलब कि कुछ खास क्षेत्रों में ही जहाँ उनका विकास हो वहीं पे उनका उत्पादन रिस्ट्रिक्टेड है, आंध्र प्रदेश में जैसे। तो ये इंडेमिक है ईस्टर्न घाट का, पूर्वी जो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट का इंडेमिक है ये। अब ये सेमी, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हो सकता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हो सकता है। दूसरा कि ये ड्राई डिसीडियस जो श्रेणी का पौधा है, ड्राई डिसीडियस,
मतलब पतझड़ वाले वन होते हैं ये। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 29 से, मतलब 21 से 30 या 29 डिग्री, 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो चाहिए। तो जो रेड सैंडर्स जो फार्मर है उसको एनबीए ने उसको एनबीए ने 3 करोड़ रुपए, कुछ किसानों को 3 करोड़ रुपए देने का प्रॉमिस किया है। और इसके अवैध व्यापार के कारण इसकी जो स्थिति है, जो रेड सैंडलवुड की जो स्थिति है वो आईसीएन लिस्ट में इसकी स्थिति है। आईसीएन में इसका स्टेटस है, संरक्षण स्टेटस वो है इंडेंजर्ड। और साइट्स में अपेंडिक्स 2 में, साइट जो आता है साइट्स में इसका अपेंडिक्स 2 में रखा गया है इसको। और 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 4 में। इतना जरूरत नहीं है, बस ये आईसीएन वाला काफी है। 1992 में जब कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जो हुआ था, सीबीडी अर्थ समिट के तहत, तो उसके बाद ये कंपलसरी हो गया था, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है तो ये कंपलसरी हो गया था कि एक बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए ऐसी अथॉरिटी हो। उसी के लेकर 2002 में एक अधिनियम बना था। 2002 में बायोडायवर्सिटी अधिनियम बना था, उसी के तहत ये बना हुआ था बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, फॉर्मली 2002 में अधिनियम आया था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ये पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है। स्टेट इसके इसके संचालन के लिए, इसे काम करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड होते हैं, और लोकल लेवल पे बायो पंचायत लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे होती बायो मैनेजमेंट कमिटीज। तो स्टेट इंडियन जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एंड जो सीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी थी 1992 के तहत, अर्थ समिट के तहत हुई थी, उसमें इंडिया सिग्नेटरी था। उसी को फुलफिल करने के लिए और बायोडायवर्सिटी के प्रमोशन, उनके विकास, संरक्षण को लेकर ये अथॉरिटी बनी थी। 2002 में एक्ट आया था, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, फॉर्मली इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड होते हैं, और लोकल लेवल पे बायो मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं। एक जगह है माउंट यारलुंग री, नेपाल में। वहाँ पे एवलांचे हुई, स्नो एवलांचे हुई। स्नो एवलांचे मतलब कि एक हाइट से स्नो, मतलब ग्लेशियर, इसका टुकड़ा ग्लेशियर का या बर्फ का काफी बड़ा टुकड़ा, चट्टान, ये टूट के नीचे आ गई, तो एवलांचे हुए। यारलुंग माउंट यारलुंग री यहाँ पे ईस्टर्न नेपाल में है ये। और ये माउंटेनियरिंग के लिए फेमस था, माउंटेनियरिंग के लिए जो सीख रहे थे उनके लिए फेमस था। वहीं पे घटना हुई स्नो एवलांचे की। हिमस्खलन बोलते हैं इसको, हिमस्खलन। एवलांचे तो भूस्खलन होता है, लेकिन हिमस्खलन में मतलब कि बर्फ का ज्यादा चट्टानें नीचे आती हैं। तो ये यहाँ पे एवलांचे की घटना हुई, तो स्नो एवलांचे की घटना हुई थी। एक इंडेक्स आया है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, मतलब कि किस देश में कितना लोग कानून को अवॉइड करते हैं, कितना मानते हैं, और कितना आसानी से मान लेते हैं, और रूल ऑफ लॉ कितना इफेक्टिवली लागू है। उसी को लेकर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया है। इसमें इंडिया की रैंक है 86, 143rd इंडिया की रैंक है। 2024 में इंडिया की रैंक खराब हुई इस साल, 2024 में 79वीं रैंक पर था। पहले रैंक पर है डेनमार्क, सेकंड रैंक पे नॉर्वे। तो ये 4 नंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, तो ये बिल्कुल अपडेटेड है। इसमें एक दो न्यूज छूट जाती हैं, तो उसको मैं बाद में कवर कर लेता हूँ।